तो गाइस हमारा अगला मिशन होने वाला है चांद। हमें एक स्पेस रॉकेट बना के हमें चांद पे लैंड करना है उस वाई मैन से फाइट करने के लिए, जिसके लिए हमें दुनिया के चारों कोनों से एक एक करके एक एक चीज इकट्ठा करनी होगी, जिसमें से हमें सबसे पहले मक्का इकट्ठा करना है जो हमें अमेरिका में मिलेगा। और अभी हम अमेरिका ही जा रहे हैं। और अभी हमारे क्रू के अंदर सुकासा है जो कि एकदम पावरफुल है, और उसके साथ गेनो है जो कि एकदम जीनियस है, जो किसी को भी अपनी बातों में पोला लेता है। बोले तो एक मेंटलिस्ट है, इसको तुम एक मैन्युपुलेटर का भी नाम दे सकते हो। उसके बाद है हमारी सुइका जो कि 7 साल की है, एकदम बच्ची है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर हमारे कसेकी दादाजी जो एक कारीगर है, जिसके बिना तो सेंकू अधूरा ही है। और हाँ, इससे याद आया, हम लोग क्रोम को कैसे भूल सकते हैं। अरे ये मियाँ खलीफा वाला क्रोम नहीं है, ये क्रोम वाला क्रोम है, ठीक है, जो कसेकी दादाजी का एक चेला है जो सुकासा में मदद करेगा। ये है किरीसामी, ये भी चल रही है, इसके साथ किन्नो भी है, और मात्सुकाजे भी तो है, और इसके साथ साथ हमारा गिन्नो भी है जो एकदम डरपोक है। और अभी वो इतना ज्यादा डरा हुआ है कि आखिर हमें 70 दिनों तक जाना होगा, और उसके लिए हमारे पास खाने का स्टॉक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो बेचारा रो रहा है क्योंकि इस बीच हमें बिजली के झटके, यहाँ तक समुद्र की लहरें, हवा तूफानों का भी सामना करना पड़ेगा। और अब इससे मिलो, ये है रियोशी, और यही पायलट है, यानी कि जहाज को यही चला रहा है, पूरे क्रू के लीडर यही है। और इसका कहना है कि हमें टेढ़ा होकर चलना चाहिए ताकि हम जल्दी पहुंचे। तभी सेंकू कहता है, अरे बेवकूफ, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम जिस तरीके से बता रहे हो उस तरीके से हमें 70 दिन लगेंगे, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से 40 दिन लगेंगे। इस टॉपिक को लेकर इन दोनों में बहस छिड़ जाती है, जिसको देखते हुए हमारी जासूस सुइका जो सीधा पहुंचती है ताइजू के पास, और वो ताइजू को सब कुछ सच बताती है। चाजू फौरन आता है और वो दोनों को दोनों तरफ धकेल देता है, और वह घूरते हुए कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, आपस में ही लड़ रहे हो, तो फिर हमारा मिशन का क्या होगा। तभी सेंकू पीछे से निकल के बोलता है, अरे बेवकूफ, हम लोग लड़ नहीं है, हम बस डिस्कस कर रहे हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो, दूर रहो। अगर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हें सबसे पहले वहां पर चलना होगा मैप के पास, डायरेक्शन देखने के लिए। ध्यान से देखो, हमें पहुंचना है इस पॉइंट पे, और अगर हम लोग अभी जापान से सीधा अमेरिका के लिए समंदर के बीच रास्ते से होते हुए निकलते तो हमें टोटल 40 दिन लगेगा, और अगर मैं नहीं मान के चलते हो तो तुम्हें 70 दिन लगेंगे। और मैं एक कैप्टन हूँ, मेरे पास ही सारी चीजों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं दिन भर समंदर में ही रहता हूँ। ये सुनते ही सेंकू बहुत ही ज्यादा नाराज होता है, और वो समझाता है, अरे बेवकूफ, तुम ध्यान से सुनो, अगर हम जमीन के किनारे किनारे से जाते हैं तो हमें काफी ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से हमारे मक्के की जो खेती है वो सूख जाएगी। सूखने के बाद बसंत आ जाएगा इतने दिनों के अंदर ही अंदर, और हमारा पूरा मिशन फेल हो सकता है, हमारी सारी मेहनत पानी में। ये सुनते ही क्रोम कहता है, हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। दरअसल इस पूरी दुनिया को पत्थर का बनने के बाद वो सब हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। डिसीजन फाइनल हो चुका था, हम लोग उसी रास्ते से जाने वाले हैं। तुकासा जाम पी रहा था और सभी लोग मजे कर रहे थे, कुछ लोग तो ट्रेनिंग भी कर रहे थे। और इधर सेंकू मन में ही सोच रहा था कि क्या हमें ह्यूगा को जगाना चाहिए जो हमारे रास्ते में मदद करेगा। इतना सोचते वो अमेरिकन लिक्विड को ह्यूगा के ऊपर डाल देता और वो आजाद हो जाता है। पहले वो फाइनल करता है और सेंकू ह्यूगा को सब कुछ समझाता है कि आखिर तुम्हें हमारे लिए क्या करना और आगे चल के क्या क्या होगा और तुम्हारे लिए नुकसान क्या है। वो मान जाता है, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, क्योंकि सुकासा भी तुम्हारे ही साथ है। तभी हम देखते हैं कि उसका एक दुश्मन, जिसकी लड़ाई पिछली बार में आधा हो गया था, बोले तो हाफ रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरी रह गई थी, उसको ये बंदा आप चुका रहा है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये चुका नहीं रहा है, बल्कि ये दोनों प्रैक्टिस कर रहा है। इन लोगों को देखते हुए इधर किन्नो पीछे से छुप के कहता है गिन्नो को, हालांकि बेचारा थोड़ा सेंसिटिव है, नए लोगों के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी गिन्नो को पीछे से आवाज देता है कि इधर आओ, इधर आओ, मुझे एक बात कहनी है। सुनो किन्नो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम सब तो हमारे पुराने गाँव के पहरेदार है, तो हमें भी करना चाहिए, हमें भी अपनी ताकत को डबल करनी चाहिए, हमें अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। किन्नो इस बात को सोच के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। वैसे तो हम इन दोनों की जोड़ी को एपिसोड 1 से ही देखते आ रहे हैं, अगर तुमने नहीं देखा तो जाकर सीरीज को स्टार्ट करके देखो। हमारे सिंगू के पास टाइमर था क्योंकि हमें पता था कि हम कितने दिनों में पहुंचने वाला है। इधर सुकाइशी दादाजी, अरे मेरा मतलब कसेकी दादाजी, चरोम के साथ मिलकर अपना काम कर रहे थे और उन्होंने अंदर की ओर एक अर्थ का गोला ही बना दिया था। लेकिन समंदर में थोड़े बहुत तूफान के झटके लगने होते हैं, बारिश होता है, तूफान आती है, समंदर की लहरें उठती है, और यहाँ पर हमारे कसेकी दादाजी का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। तभी हमारा पायलट कहता है कि इसके चक्कर में हम कुछ ठीक से देख भी नहीं पा रहे, अगर ऐसा हुआ तो होगा क्या, हम सब समंदर में भटक जाएंगे और क्या। तभी क्रोम कहता है, अरे साइंस का दीवाना हूँ मैं, चिंता मत करो, मेरे पास ये पत्थर है गुरुला, इसको लो, इसको तराशो। रोडी इस पत्थर के ऊपर काम शुरू कर चुकी है और वो उसे पीट पीट के एकदम शानदार बना देती है। और ये एक ऐसा पत्थर है जिसे एक चीज दो दिखाई देती है, और इसी की मदद से वो सूरज को देखने वाला, जिससे कि हमें रास्ता साफ क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि इसे एक चीज दो दिखाई देती है तो हमारे साथ पहुंचते पहुंचते 1 से 2 और 2 से फिर से 1 हो जाएगी, क्योंकि हमारी आंखें एक इंसान की आंखें हैं। वैसे तो साइंस का दीवाना किसी कमाल चीज से कम नहीं है, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा सेंसिटिव है। और हाँ, फाइनली हम लोगों को रास्ता दिख गया, क्योंकि हमें सूरज की ओर ही निकलना था। वैसे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमारे क्रोम ने किया है, लेकिन इससे ज्यादा खुश तो हमारा पायलट है, क्योंकि अब वो चाहता है कि हमारा जहाज एकदम सीधी रेखा में चले। ये खुशखबरी को सुनते ही सभी लोग मौज कर रहे हैं यार, एकदम खुश हो जाते हैं। तभी ह्यूगा की एक टीममेट, जो कि ह्यूगा की दोस्त थी, वो देखती है एक और उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। तुरंत उसने सेंकू को फोन लगाया, अरे मेरा मतलब सेंकू को बोला। सेंकू देखता है कि यहाँ पर अमेरिका में भी सभी के सभी लोग पत्थर की मूर्ति बने पड़े हैं। हालांकि हमारी उस उम्मीदों का क्या होगा जो उम्मीद करके हम यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर तो अमेरिका के सभी लोग पत्थर के बन चुके थे। हालांकि हमारी ये उम्मीद थी कि अमेरिका इस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है और सबसे अमीर देश भी है, तो हो सकता है कि यहाँ के साइंटिस्टों के पास वो इलाज होगा जिससे कि उस पत्थर बनने वाले बीम से वो लोग अपने आप को बचा सके। हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि यहाँ पर वो सब हो चुका था जो हमारे साथ हुआ है। इन सारे सीन्स को देखकर ये सभी लोग उदास हो चुके हैं, लेकिन सेंकू
कहाँ पीछे हटने वाला था और हार मानने वाला था, क्योंकि वो साइंटिस्ट है। वो अपनी बोट निकालता है और अपनी बोट में एक एक करके सारे ताकतवर टीममेट्स को भरता है और सीधा निकलता है लैंड की ओर, जिसमें टॉप 4 पावरफुल टीम थी, सुकासा, ह्यूगा, रूरी और एक और जो कि है सुकामी। हालांकि वहाँ के सीन्स को देखकर सेंकू को उदास होना चाहिए था, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी उसके सामने से कुछ मगरमच्छ आते हैं, जिसको देखकर गेनो की तो फटके 4 हो जाती है। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? अब हम इसको कैसे हैंडल कर गए? हमारी शॉर्ट टीम कहाँ है? तभी वो सारे मगरमच्छ बोट पे हमला कर देते हैं और हमारी पावरफुल टीम आती है ऊपर से, जिसमें मैंने बताया सबसे पावरफुल ह्यूगा और सुकासा, वो दोनों उसी में थे। वो सबके सब हमला करते उसके ऊपर और एक झटके में सारे मगरमच्छों को पेल के फाड़ देते हैं। उनमें से कुछ भाग जाते हैं तो उनमें से कुछ का फ्राई राइस बनाया जाता है, जिसमें से बर्गर बनाया जाता है और सभी लोग टेस्ट बनाकर खाते हैं। जिस बर्गर का टेस्ट इतना ज्यादा लाजवाब था, जिसको देखते ही सभी लोग, मतलब खाते ही सभी लोग एक अलग ही दुनिया में निकल जाते हैं। इधर सुकासा मगरमच्छों की मीट बना रहा था, तभी वो सेंकू को बोलता है, सेंकू इधर आओ, मुझे एक चीज मिली है। वो एक अजीब सी चीज को पुचकारता है और उसके अंदर से निकलता है मक्का। सेंकू उस मक्के को हाथ में लेकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी सफलता अब करीब है। अब एक खुशी का माहौल तो था, लेकिन तभी सुकासा को फील होता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है। वो अपने सारे टीममेट्स को अलर्ट होने के लिए बोलता है, सुनो सब लोग सावधान हो जाओ, यहाँ पर खतरा और कोई ना कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा है और वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। ये सुनते ही ह्यूगा अपना खाना छोड़कर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और देखते हैं हम कि हमारा अपोनेंट हमसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके पास गन है। लेकिन अफसोस की बात है, वो सभी लोग भागते हैं। अब भागे भी क्यों ना, उसका साइंस हमारी साइंस से बहुत आगे, क्योंकि उन लोगों के पास गन है और हम सब सिर्फ बर्ची और भाला से लड़ेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब सेंकू की सोच के परे है, इसलिए वो चुपचाप भागने पे फोकस कर रहा है और अपने टीममेट्स को बचाने के फिराक में है। तभी हमारे उस हाईली रिपोर्टिंग बंदूक वाले की फेस दिखाई देती है, जो अपने मुंह में एक सिगरेट जलाए रखा था। और इधर हमारा सेंकू जो सोचता है, वाह क्या बात है, जापान के साथ साथ अमेरिका, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी पत्थर की बन चुकी है और यहाँ पर बंदूकें चलाई जा रही है। वाह, मतलब मेरे साथ साथ कोई और भी जगह था। ये सुनते ही सब शौक हो जाते, लेकिन सेंकू बताता रहता है दरअसल कोई है जो सेंकू की तरह ही एक साइंटिस्ट है और वो भी एक सिविलाइजेशन बनाना चाहता है। तभी हमारा एक टीममेट ऊपर की ओर देखता है और हम देख पाते हैं कि ऊपर की ओर से हमला हो रहा है। और जैसा कि सेंकू ने बताया कि उसका साइंटिस्ट हमसे ज्यादा लेवल का है, वो उसकी दिमाग से सच में परे था, क्योंकि उन लोगों के पास हेलीकॉप्टर था और ये लोग तो अभी कार तक ही पहुंच पाया, जो कि अभी पुराने जमाने की तरह ही दिखाई देता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? या तो वो नासा में काम करने वाला कोई साइड साइंटिस्ट या फिर वो नासा का ही साइंटिस्ट है। उन लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे थे और हमले में इतना ज्यादा पावर था कि उन लोगों का पूरा वो बोट, बोले तो पूरी गाड़ी पलट जाती है, वो भुजरी भुजरी हो जाती है। इसमें से हमारे टीम के मेंबर को तो गोली भी लगती है। वहाँ पर सबके सब पानी में डूबे थे। एक बंदा तो गोली चला रहा था, जो पुराने टाइम में इंस्पेक्टर था। सेंकू पूरी तरह से ध्यान लगा रहा था, आखिर हम इसे जीते कैसे। तभी उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। वो समंदर से पानी निकालता है, उसमें कुछ मिरिकल डाल के उसे एक केमिकल बनाता है और उसे अपनी पूरी जोरों शोर से रस्सी की मदद से उस हेलीकॉप्टर की ओर फेंकता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर जाते ही वो फट जाता है। दरअसल उसके अंदर एक ऐसा केमिकल था, जो केमिकल अगर हेलीकॉप्टर के इंजन में घुसा है तो उसका इंजन ही बैंड हो सकता है। और ऐसा ही हुआ, वो हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने लगता है और वो जंगल में एक जगह पे जाके पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। मतलब वो हेलीकॉप्टर टूट जाता है, या फिर ये कहूँगे क्रैश हो जाता है। और इधर हमारी पूरी टीम खुश हो चुकी थी, क्योंकि हमारा जंग अब टल चुका था। वो लोग उस क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं और इसे ढूंढने के लिए सबसे आगे यूडी थी, उसे मिल जाता है और वो कहती है देखो यहाँ पर है। तभी सेंकू कहता है हाँ हाँ ठीक है, आज से ये हमारा हुआ। लेकिन उसके टीममेट्स को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो दूसरे का था। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही इसने कहा हमारा है, वैसे ही ताजू काम पे लग गया। वो एक लकड़ी का बोटा काट रहा था और उस बोटे के ऊपर उसको लाद के ले गया। भाई क्या बात है यार। वो लोग इस धज्जिया हुए हेलीकॉप्टर को लेके जा रहे थे अपने साथ। हो सकता है कि आगे चल के ये इसके काम में आ जाए, इसको रिपेयर करके वो लोग यूज कर सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर कुछ मक्के के दाने लगे हुए हैं, जिसको देख के ताजू बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और अब हमारी साइंस टीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी उस मक्के के दाने को ढूंढने के लिए। वैसे एक काम खतरनाक था, इसलिए हमारा मेंटलिस्ट को जासूसी करने के लिए भेज दिया जाता है। जहाँ वो क्रोम के साथ जंगल में जा रहा था, तभी उसके अंदर एक दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो कहता है मैं एक काम से जा रहा हूँ, तुम लोग बस मेरा पीछा करना, उसके लिए मैं फूल गिराता रहूंगा, ठीक है। इतना कहने के बाद मेंटलिस्ट यानी कि गेनो वो चुपचाप आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसके सामने एक ऑटोमेटिक आदमी आ जाता है, वो भी खतरनाक गन लेके, और वो उससे बिना कोई सवाल पूछे उसकी तलाशी लेने लगता है। और वो कहते हैं अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम निहत्ते हो। तभी जाकर मेंटलिस्ट यानी कि गेनो अपना दिमाग चलाता है, वो एक जादू करता है और जादू से अपने आप को, मतलब उसको अपने अंदर में रहने की कोशिश करता है और वो किसी न किसी तरह से उसे मना ही लेता है। तभी वो बंदा कहता है चलो आ सकते तुम मेरे पीछे, चुपचाप मेरे पीछे, और हाँ कोई सवाल हो जवाब नहीं। गेनो उस अनजान आदमी के साथ निकलता है जो एक साइंटिस्ट टीम का था, यानी कि पता नहीं क्या था, इसकी सच्चाई अब भी अनजान है। वो अनजान इंसान गेनो को मक्के के खेतों से होते हुए लेके जा रहा था। गेनो मक्के के खेतों को देख
देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है मन ही मन में आखिर मैं कामयाब हुआ। तभी वह देखता है कि यहाँ पर गाय भी है जिसका दूध निकाला जाता है और उसके लिए यहाँ पर कुछ घर भी बनाए गए हैं। तभी गेनो को एक बहुत ही बड़ा किला दिखाई देता है, वो भी इस दुनिया में, बोले तो इस पत्थर की दुनिया में। उसके गर्दन ऊपर के ऊपर ही रह गए थे उसे देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट के सामान। तभी उसके पैर के अंदर पानी लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि उसके हाथों के अंदर ही, और सुन हो जाता है। वो आदमी गेनो को एक लैब के अंदर लेके जाता है जहाँ पर एक से बढ़ के एक किस्म के रखे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद एक बंदा आता है जो वहाँ का साइंटिस्ट था और इसका नाम है डॉक्टर जेनो। जेनो कहता है गेनो से, गेनो चुपचाप सारा सच उगलो, आखिर तुम कहाँ से आए हो और क्या मकसद है। और ये ठहरा एक मेंटलिस्ट, वो उसे अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपना रोना धोना शुरू करते हुए वो जेनो को बताता है कि मुझे उसके टीम में काम करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं करता, वो लोग मुझे जबरदस्ती करवाते हैं, इसलिए मैं उसकी टीम को छोड़कर इधर आ गया हूँ। तुम प्लीज मुझे अपने काम पे रख लो, तुम्हारा नाम मुझे पता है, इसने मुझे बताया तुम्हारा नाम जेनो है। तभी उसके साथ वाला बंदा, हाँ डॉक्टर जेनो ये बिल्कुल सही कह रहा है, आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। तभी डॉक्टर जेनो एक सवाल पूछते, बताओ तुम्हारा जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या है। और यहीं से तो बाजी पलटती है क्योंकि गेनो सेंकू का नाम नहीं बताता बल्कि वो बताता है डॉक्टर ताइजू का नाम, जो कि ताइजू डॉक्टर है ही नहीं, असली को तो कुछ और ही है। तो गाइस, अब तक हमने देखा कि मेंटलिस्ट जेनो को बता देता है कि आखिर उसका साइंस का साइंटिस्ट कौन है, लेकिन मेंटलिस्ट तो ताइजू का नाम बताता है जबकि असल में तो साइंटिस्ट सेंकू है। तभी जेनो कहता है, तुम जिस हिसाब से बता रहे हो उस हिसाब से अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारे पूरे साम्राज्य को मैं मिटा दूंगा एक झटके में, क्योंकि मेरे कुछ खास प्यादे आगे की ओर बढ़ चुके हैं। अजी लौड़ा, मेरा लौड़ा पकड़ के नाचता रहेगा जिंदगी पर, फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे टीममेट्स कब का तुम्हारे किले पर हमला बोल देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तेरे जो कुछ प्यादे खतरनाक से जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं उसको भी पेला जाएगा, कब पता नहीं चलेगा। दरअसल ये दोनों लूना और ये उसके साथ जो है वो आगे की ओर निकलती है, उसे एक जासूसी कर रही है। उसको एक मिशन दिया गया है जहाँ पर उसके अपोनेंट की टीम में जाना, यानी सेंकू की टीम में जाना एक स्पाई बन के, और इधर से ये बंदा स्नाइपर लेके खड़ा रहेगा जो कि मिशन को अंजाम देगा। इसको बहुत ही ज्यादा समझाते, ये बेचारी मानती नहीं है, और ये बंदा जाता है अपना स्नाइपर लेके पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और सीधा जहाज की ओर निशाना तानता है, और वो एक केक को घूर के देखता है और वो नोटिस करता है कि इसमें से आखिर ताइजू कौन है, यानी कि डॉक्टर ताइजू कौन है। और इसी को तो सामने लाने का काम इस लड़की को दिया गया है जिसका नाम है लूना व्हाइट। और ये लड़की किसी तरह से छुपते छुपाते हुए जहाज की ओर निकलती है, और वो याद करती है कि जैसे गेनो वहां पर पहुंचा था तो जेनो ने उसका जो हाल किया था वही हाल शायद मेरा भी होगा। लेकिन ये लड़की शांत दिमाग की लूना व्हाइट है, ये बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाती है और सीधा निकलती है जहाज के सीढ़ी की ओर। वहां पर सीढ़ी के ऊपर जाकर घायल होने का नाटक करती है और कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं डॉक्टर जेनो की टीम से भाग कर आई हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। इधर यूजुरिया और ताइजू पूरी तरह से देखता ही रहता है आखिर ये कैसे हो गया। इतने में सेंकू आता और सीधा कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं, तुम आ सकती हो हमारी टीम में। सेंकू उसको अपनी टीम में लेता और सभी लोग उसको खुशी खुशी ऊपर की ओर लेके जाते हैं, जिसमें से ताइजू सबसे आगे होता है। और ये स्पाई बनकर सेफली उसके जहाज पर जा चुकी थी। वैसे तो ये हमारी दुश्मन है लेकिन फिर भी खुशी तो हमें भी होती है। और स्नाइपर मैंने वेट कर रहा है ताइजू के सामने आने का, लेकिन उसको लाने की क्या वजह थी, सेंकू दिमाग में खोती रहता होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है इसको यूज करने का। वो लड़की चारों तरफ मुंडी घुमा के देखती है कि आखिर ताइजू किधर है, डॉक्टर ताइजू किधर है। तभी उसे दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं यहाँ पर बैठकर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे हर जगह जा जाकर देखना पड़ेगा। वो किरिसामे के साथ बोलती है कि चलो मुझे पूरे जहाज की सैर करा। वो पूरी जहाज पे घूमती है और नोटिस करती है कि डॉक्टर ताइजू यानी कि साइंटिस्ट है तो उसका भेष कुछ इस प्रकार का होगा। और जहाज के नीचे वाले केब में निकलते हैं तो उसे वो पुलिस इंस्पेक्टर दिखा देता है जो पुराना था, वो एक नंबर का लफंगा है। हालांकि ये थोड़ा साइंटिस्ट जैसा दिखता है लेकिन उतना भी नहीं। ये लड़की उसको इग्नोर करके आगे की ओर निकलती है। हर एक को देखिए, कसैकी दादाजी से लेकर हर किसी को, गेमो तो भी। तभी वो सोचती है ऐसे काम नहीं बनेगा, मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तभी यूजुरिया आती है और कहती है, सुनो ताइजू ये कुछ ऊनी कप है, क्या तुम इसको वहाँ पर रख दोगे? हाँ क्यों नहीं यूजुरिया, लाओ मैं अभी उसको रख के आ जाता हूँ। लूना व्हाइट पूरी तरीके से शौक हो जाती है क्योंकि साइंटिस्ट को लेकर इसकी जो इमेजिनेशन है वो पूरी तरह से गलत साबित होती है। हमारा रियल ताइजू कुछ ऐसा है जबकि असलियत में तो ताइजू डॉक्टर कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए। इसके ये भारी भरकम और ताकतवर हाथों को देखकर ये लड़की पूरी तरह से उदास हो जाती है। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऊपर से ताइजू बेचारा इतना मजबूत और इतना पावरफुल है कि वो दिन भर गधों की तरह काम ही करता रहता है। ये लड़की तो अब भी ज्यादा शौक हो जाती है और वो जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाकर चारों तरफ से नजर रख रही थी कि आखिर ये बंदा कौन कौन सी हरकतें करता है। और हमारा स्नाइपर मैन जो ताइजू के ऊपर नजर रख रहा था, ये स्नाइपर मैन ताइजू के साथ बिजी था और इधर ये जो सेंकू को पोहला रही थी। लेकिन बातों बातों में सेंकी इससे पूछता है कि तुम जिस साइंटिस्ट से भाग के आई हो बताओ उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। तभी लूना कहती है, क्या तुम डॉक्टर जेनो के बारे में बात करो, वो बहुत लालची और उसे बस सियासत करना है। डॉक्टर जेनो, ये नाम सुनते ही सेंकू पूरी तरीके से शौक हो जाता है। मुझे नहीं पता इसके दिमाग में क्या चलता है लेकिन फिर भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सेंकू छोटा था और वो रॉकेट बनाना चाहता था और स्पेस में जाना चाहता था, तब एक नासा का साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर जेनो। और सेंकू को रॉकेट बनाने में जो भी प्रॉब्लम आती थी सेंकू सीधा डॉक्टर जेनो से हेल्प मांगता था। और अब जाकर डॉक्टर जेनो की मुलाकात हुई है जो जेंकू से
होने वाला है, लेकिन अफसोस की बात है कि सेंकू अब उसका अपोनेंट है। सेंकू बचपन से अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपने स्पेस रॉकेट को बनाने में लगा था और ताइजू भी उसको साथ था, लेकिन ताइजू को उसकी एक भी किताबें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ताइजू उसको फुल मोटिवेट करता है, जोश दिलाता है और वो उसे कुछ भी गड़बड़ होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो तुरंत दुनिया भर के हजारों साइंटिस्टों की वेबसाइट पे एक मेल कर देता है, जो पूरी दुनिया में इधर उधर घूमते हुए नासा के पास भी पहुंच जाती है और नासा में हर कोई इसे इग्नोर करता है और कुछ लोग देखकर तो खुश भी होते हैं, लेकिन इसके सवाल इतने पेचीदे होते हैं कि कोई भी इसका आंसर दे ही नहीं सकता सिवाय डॉक्टर जेनो के, और जेनो तो इसको फुल सपोर्ट करने वाला था। देखो डॉक्टर जेनो नासा का एक साइंटिस्ट है जो एक टॉप लेवल है, मतलब टॉप नहीं लेकिन टॉप लेवल में गिनती होता है। डॉक्टर जेनो सेंकू के हर एक मेल्स का रिप्लाई करता था, हर एक सवाल का जवाब देता था, वो उसको फुल सपोर्ट करता था। आखिर सेंकू इतना काबिल जो था, लेकिन ये सब देख के सेंकू की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उधर जेनो उसको सपोर्ट कर रहा था और इधर ताइजू जो उसके लिए फुल सपोर्ट कर रहा था। वो सेंकू की सेहत का ख्याल रखते उसके लिए टाइम बाय टाइम चाउमीन से फिर कुछ चीजें लाता रहता था जिसे खा सके, और वो चीजों को बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करता था, लेकिन था तो वो उसका दोस्त थी, वो उसे माफ कर देता था क्योंकि सेंकू को जेनो की तरफ से ऑनलाइन सपोर्ट मिलता था। वो एट द एंड रॉकेट का एक छोटा सा पार्ट बना भी लेता है, लेकिन मेन काम तो यहाँ से शुरू होता है। उधर डॉक्टर जेनो जो पूरी तरह से अपना टाइम सेंकू को यानी अपने स्टूडेंट को देना चाहता था, जो कि वहीं पे बैठे बैठे नासा में बैठे बैठे इसको फुल सपोर्ट कर रहा था। तभी एक दिन की बात है, उसके इन सारे कामों की वजह से उसके एक प्लान को रिजेक्ट कर जाता है, और जिस दिन उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था उस दिन जेनो पूरी तरीके से झूठ हो गया था, बोले तो शौक हो गया था, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि एक दूसरा जेनो बोले तो उसका स्टूडेंट जो उसकी तरह सेम माइंडसेट रखने वाला इस दुनिया में तैयार हो रहा था। और अब जेनो को इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि उसका जो स्टूडेंट तैयार हो रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त यानी कि उसके बाप का बेटा है जो एक स्पेसमैन है, और वो उसके साथ में ही बैठ के खाते हैं और वो स्पेस में साथ में ही जाते हैं, लेकिन उससे यानी उसके बाप को ये नहीं पता कि उसका बेटा जेनो का स्टूडेंट है। और ये सब जानने के बाद सेंकू पूरी तरीके से रेडी हो चुका था क्योंकि अब वो सच जान चुका था। और इधर ये लड़की जो अपनी चाल चलने ही वाली थी, जिसे पता चल चुका था कि आखिर डॉक्टर ताइजू कौन है, तो वो डॉक्टर ताइजू की ओर इशारा करने के लिए वो आगे की ओर जाती है जिससे कि स्नाइपर को पता चल सके, और वो आगे जाके स्थिर हो जाती है। स्नाइपर मैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। वो सेंकू और ताइजू के सामने खड़ी थी, लेकिन ताइजू कौन है यानी डॉक्टर ताइजू कौन है वो ये बता नहीं पा रही थी। स्नाइपर मैन भी वेट कर रहा था। वो लड़की पूरी कोशिश करती है कि आखिर उन लोगों का सच बता दे, लेकिन फिर भी वो नाक में उंगली करने लगती है। ये देख सब कुछ शौक हो जाता है और वो अपने ओंठ के इशारे से कुछ न कुछ बता रही थी, लेकिन तभी हमारा देखता है पायलट कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। हमारे पायलट को पूरी तरीके से शक हो चुका था, तभी वो जोर से चीख के कहता है यहाँ पर कोई स्नाइपर मैन बैठा है, तुम लोग शौक हो जाओ यानी कि शांत हो जाओ और अलर्ट हो जाओ। चारों तरफ हलचल मच जाती है, सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और ये लड़की घबरा जाती है आखिर उन लोगों को पता कैसे चला। और इस हलचल में स्नाइपर मैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर ताइजू है तो है कौन। तभी सेंकू उसे देख लेता है और वो छुपते छुपते आगे की ओर भागता है, और इधर स्नाइपर मैन आस लगाए बैठा है कि आखिर वो कब दिखेगा। तभी वो देखता है, या सीधा यूं कहूं कि वो इमेजिन करता है, और वो सीधा सेंकू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंकू एक आटे की बोरी लेकर ठीक अटूट की तरह सामने खड़ा होता है जो उसे सपोर्ट करेगा और उसे डैमेज कम करेगा। तभी स्नाइपर मैन अपना स्नाइपर आगे की ओर चलाता है, जिसमें से एक खतरनाक गोली निकलता है जो किसी बम से कम नहीं था। गोली की स्पीड कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर तो होगी ही। वो दीवार को चीरती हुई सेंकू की ओर बढ़ती और उस आटे वाली बोरी को छेद कर सीधा सेंकू को आर पार करके निकलती है, जिससे सेंकू बहुत ही गंदा तरीके से घायल होता है। और हम देख पाते हैं कि वो सीधा हॉस्पिटल के बेड पे है और सिर्फ उसका इलाज कर रही है। तभी कसैकी दादाजी देखते हैं कि उसने आटे को बोरी में डालकर अपने लिए एक सेफ हथियार बनाया था। चिंता मत की दिक्कत है कि दादाजी, सेंकू को कुछ भी नहीं होने वाला। और इधर ये माधर चोत जासू जो पीछे से देख रही थी सब कुछ, वो आगे की ओर बढ़ती है। भाग माधर चोत, निकल यहाँ से, साला मरवा दिया मेरे भाई को। वो सेंकू का हाथ पकड़ती है और उसे छू कर देख करती है आखिर ये मरा तो नहीं, और वो उसे जोर जोर से दबाती है। तभी ताइजू उसके हाथ जोड़कर भीख मांगता है, प्लीज लूना मेरे दोस्त को बचा लो, इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इधर क्रोम और यूरी को सपोर्ट करने के लिए पूरा ह्यूगा एंड सुकासा टीम भी पहुंच चुकी थी, और अब ये लोग प्लान कर रहे हैं डॉक्टर जेनो के किले में घुसने की, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करेंगे हम? ऊपर से जा नहीं सकते, जमीन पे जा नहीं सकते। फिर तो एक ही रास्ता है, हम जमीन के नीचे से जाएंगे, खुदाई करने का काम शुरू किया जाए। अरे मेरे कहने का मतलब है हम जमीन के नीचे से खोद कर आराम से एक सुरंग बनाकर सीधा उसके अंदर जाकर हमला बोल सकते हैं। लेकिन सेंकू तो अभी सोया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब क्रोम ही है जो ये सारे काम संभाल सकता है। क्रोम पूरी तरीके से जोश में आ चुका था और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक मशीन का स्ट्रक्चर भी तैयार कर देता है, जो होगा मशीन यानी कि जमीन खोदने वाला। और जमीन खोदने वाली मशीन को बनने में काफी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि छोटा सा गड्ढा बना लेते हैं सपोर्ट के लिए। तब तक उधर कसैकी जागा जी हमारे मशीन ड्रिल मशीन को रेडी कर चुके होंगे। ताजू मशीन को गाड़ी में लाकर सुकासा को पहुंचाने के लिए जाता है। तब तक उसके एक टीममेट यानी कि जेनो के 2 चमचे रास्ते में उसको घेर लेते और गन दिखाते हैं। अरे भाई साहब तुम तो बहुत ताकतवर हो यार, तुम्हारे पास गन है, चुपचाप मेरे साथ हो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अरे तुम नहीं समझोगे मैं अपनी गाड़ी में क्या क्या लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। ये भाई सुन, हाँ भाई बता ना आखिर ये करना क्या चाहता है, सीधा सीधा बोल रहा। अरे टेंशन मत लो, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन हाँ करोगे तो करूंगा क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ। वो एक बंदे को अपने गाड़ी के पीछे बैठाकर गाड़ी चला रहा है। ये बंदा सोच रहा था आखिर ये बंदा इतना खुश कैसे, मुझे मार नहीं रहा क्योंकि जबकि मैं तो इसका दुश्मन हूँ। तभी ताजू कहता है देखो हमें झगड़े लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम चाहो तो मुझे मार
सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। वैसे ये बंदा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है इसकी बातों को सुनकर। हालांकि ताजू की गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड देखी, ये बंदा पूरा तरीके से शौक हो जाता है। अरे भाई इतनी स्पीड गाड़ी मत चला। अरे भाई तो ठीक है, लेना तू ही चलाना, ले 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 जल्दी चला जल्दी। वो बंदा एकदम स्लोली गाड़ी चला रहा था भाई, ऐसा लगा जैसे कि हम 21वीं सदी में पैदा हो गए। अरे वाह क्या बात है, तू तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाता है। अरे मादरचोद, मैं अपने दुश्मन की गाड़ी चला रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सुखा सा ये देखो, मैं अपनी गाड़ी ले आया और ड्रिल मशीन भी। अरे बाप रे, ये सब ने मुझे ही बांध दिया। ध्यान से देखो, खुदाई का काम शुरू करो जल्दी से और सीधा उस महल पर हमला बोल दो। वैसे मुझे पता है इसका काम मुझे ही शुरू करना पड़ेगा, इसलिए ताजु फुल स्पीड के अंदर में काम पे लग जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सेंकू का इलाज हो रहा था और इलाज होते होते वो कहती है कि अब ये जाग चुका है, मतलब जग सकता है, यानी कि डिलीवरी ले चुका है। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। हालांकि सभी लोग शौक हो जाते हैं और हम देख पाते हमारा पुलिस इंस्पेक्टर जो कि चारों तरफ नजर रख रहा था, उसे एक अजीबो गरीब चीज दिखाई देती है। सबको बताता और सभी लोग आसमान की ओर देखने लगते। तब हम देखते हैं कि एक फाइटर जेट हमारी ओर बढ़ रहा है, वही फाइटर जेट जिसे हमने पिछली बार गिराया था और उसके अंदर है हमारा दुश्मन। तभी हमारा पायलट पूरे जोश में आ जाता है और नीचे से सीजेपी बोले तो कोकरोच जनता पार्टी निकालता है, कोकरोच जनता पायलट फोर्टी। अरे क्या बोलते हैं यार इसको, अंदर से हेलीकॉप्टर निकालता है जो इन लोगों ने पिछली बार उन लोगों से ही चुरा कर बनाया था। और यही है एकदम खतरनाक लड़ने वाला, पूरी जोशो खरोश के साथ हमारा कैप्टन और उसके साथ साथ हमारा दोस्त, यानी कि मेरा भाई मेरी जान सब कुछ, मेरा दोस्त सेंकू बैठ जाता है। और सेंकू कहता है चलो रियूसी शुरू करते हैं इस गेम को। माँ चोद दिए भैया जी आप तो। हमारा रेड फाइटर जब हवा में उड़ता है और फुल स्पीड से निकलता है सीधा उनके ऊपर हमला बोलने। मक्खन लाडले अब होगा मुकाबला बराबरी का। वो दोनों में एकदम डेंजरस वाली युद्ध छिड़ जाती है और ये युद्ध ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने अभी अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 देखी है वो बिल्कुल मेरे सामने की ओर स्क्रीन के अंदर हो रहा। और इधर सेंकू की तो सांस नहीं ले पा रहा था। भाई साहब अभी बेड से उठा फिर से जाएगा क्या? हाँ हाँ, बस एक मिस और इसके ऊपर निशाना लग जाएगा। वो उसके ऊपर एम करता है लेकिन वो देखता है कि उसने अपने आप को कवर कर लिया। वो अपने हेलीकॉप्टर को पूरा ऊपर की ओर ले जाता है जिससे कि उसका निशाना चूक जाता है और वो ऊपर की ओर जाने के बाद वो हमारे हेलीकॉप्टर पर निशाना साध रहा था बेटी चोद। लेकिन अफसोस की बात है हमारा पायलट भी कोई कम नहीं था, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का था जो 20वीं सदी से ही पायलट चिंग कर रहा था। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो सेंकू, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्लेन को हवा में ले जाऊंगा। मादरचोद, मेरा प्लेन तो पूरी तरीके से उल्टा हो चुका था। वो ऊपर की ओर जा रहा था और वो सीधा उसके ऊपर जाता है। तभी सेंकू अपना दिमाग लगाता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसका फाइटर जेट तो जिग जैग कर रहा है, यानी कि वो हिल्ड है जहां पर हमारा निशाना भी नहीं रहेगा। और इधर हमारा सामुराई है जो सोच ही रहा था कि ऊपर की ओर लड़ाई हो रही है, हमें जमीन के नीचे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि अक्सर हमें चारों तरफ नजर रखने की जरूरत होती है। तभी उसे एक एहसास होता है, वो भी बहुत गंदा वाला। उसे जमीन के नीचे से यानी पानी के नीचे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी वो उसे नोटिस होता है कि भाई साहब नीचे तो सब मरीन आ रही है। अब आएगा असली मजा क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। आखिर तुम मेरे चालबाज प्यादे जो हो। सब मरीन नीचे की ओर से जा रही थी। जहाज पे सभी लोग हलचल मच रहा था क्योंकि सभी लोग गिर रहे थे। रीजन ये है कि जहाज के ऊपर अटैक हुआ था और वो बम ब्लास्ट भी हो जाता है, पूरी तरीके से फटके राख हो चुका था यार ब्लास्ट। और इसका प्लान था जेनो का और गेनो इधर देख रहा होता है। ये चली हमारे सबसे मजबूत प्यादे ने अपनी चाल और इधर वो लोग हॉस्टेज बन चुका होता है और इधर जिगजैग गेम प्ले चल ही रहा है। तभी सेंकू के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वाह बेटे वाह। वो कहता है कि तुम ऊपर से फ्लाइट को नीचे की ओर लो, फिर मैं देखता हूँ क्या करता है। वो अपने अंदर से कुछ केमिकल्स निकालता है और उन केमिकल्स को रस्सी के साथ बांधकर उसके फाइटर जेट के ऊपर फेंकता है। उसका फाइटर जेट पूरी तरीके से क्रैश होकर नीचे को गिर जाता है क्योंकि उसके ऊपर बोतल बरसाई जा रही थी। क्रैश इस लेवल का हुआ था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि इधर में सामुराई और किरी समय का भाई आ गया था। भाई साहब यहाँ पर तो फाइट होने लगी थी और एक झटके में पेल देता है। ये बहुत खतरनाक है। ऊपर की ओर भी सबको हॉटिज बना लिया था लेकिन ये बंदा आता और ऊपर की ओर भी सबको पेल के निकल जाता है क्योंकि इसे ह्यूगा ने अपनी टेक्निक जो सिखाई थी। तभी एक बंदे के अंदर खुजली होती है और ऊपर से बम फेंकता है लेकिन इधर सामुराई जो अपनी काटाना निकालता और एक एक करके सबको आसमान की ओर फेंकता। बूम बम 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 बम। इधर उस फाइटर जेट को गिराने के बाद सेंकू पूरी तरीके से खुश हो चुका था। तभी कहता हाँ मजा आ गया यार सेंकू, हम जीत चुके हैं। फाइटर जेट क्रैश हो चुका है, पूरी तरीके से हम जीत गए। अरे बाप रे, मेरे हाथ से छूट गया, हमारा फ्लाइट भी क्रैश हो गया। अरे बेवकूफ, ये तुमने क्या कर दिया? ज्यादा कुछ नहीं, हम भी मरने वाले। और हम देखते येलो फ्लाइट जेट भी क्रैश हो चुका था। वो लोग बाहर निकलते हैं पूरी तरह से और आगे की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर उसका फ्लाइट क्रैश हुआ था। सेंकू ये देख, मैं तेरे से ज्यादा तेज हूँ, तू मुझे कभी हरा ही नहीं सकता। हाँ तो गान मरा ले जाके। और इसी मस्ती के बीच में उसके ऊपर हमला होता है एकदम नेक्स्ट लेवल का। गोलियां बरसाई जा रही थी तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है। वो लड़की अपना फेस रिवील करता है 40 मिलियन के बाद। वो बंदा देखता है कि वो तो एक लड़का है, नहीं बल्कि लड़की है। दुश्मनों के एक एक मोहरे को पेलने के बाद हम देखते कि सबसे खतरनाक मोहरा सामने आया था जिसको हमने नाम दिया स्नाइपर मैन। और ये था जेनो का अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत प्यादा जिसने एकदम सही टाइम पे सही चाल चली। ये है मेरे मोहरों की पहचान। ए आली रे आली, जेनो की माँ की लौड़ा पकड़ में आंटा शरीर गांड। लेकिन अचानक तख्ता पलट हो चुका था क्योंकि सुकासा इधर आ चुका था। सुकासा के साथ उसकी सबसे खतरनाक पावरफुल टीम्स भी थी। बोले तो ह्यूगा है और इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तभी देखते हैं कि सुकासा के हाथों में से मिट्टी गिर रही। तभी वो समझ जाता है, अच्छा आप समझा, तुम लोग मिट्टी के जरिए आए हो। और इधर हमारा गेनो जो कि मैनिपुलेशन यूज कर रहा था, अपने अंदर से जादुई तख्तियां दिखा रहा था। भाई
भाई साहब इसको मैनिपुलेट करने के लिए। तब तक यूरी आती है और बंदरों की तरह लपक लेती है, ये ले मुंह में लौड़ा मेरा। तब तक सुकासा आ जाता है और बोलता है ह्यूगा को, ह्यूगा हमें आगे की ओर चलना चाहिए, हमें रुकना नहीं है, तभी हम जीतेंगे। रोरी आगे की ओर बढ़ के एक दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक से बढ़ के एक दिग्गज है जो उन लोगों को मारने के लिए तैयार खड़े हैं। हम देखते हैं कि इधर से सुकासा अकेला सबके लिए काफी है और वहां पर भी डेंजरस वाली फाइट हो चुकी थी क्योंकि सुकासा सबको एक झटके में पेलता है और इधर इसको हॉस्टेज बना लेता है। किसको? तो जेनो को। रोरी उसको पूरी तरीके से रस्सी से बांध देती ताकि वो भाग ना पाए और इधर उसको ले आकर पैर में बांध देती है। अब जेनो की हार हो चुकी थी और हम देखते हैं कि सेंकू आता और वो देखता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो दोनों थोड़ी देर नहीं बल्कि बहुत देर तक बहुत सारी बकचोदी यानी बातें करते हैं और प्लान के हिसाब से वो उसको लेकर निकल जाते हैं सीधा अपने जेट के ऊपर और जेट पे ऊपर जाने के बाद एक बोट से दोनों साइड भाग जाते हैं। तभी तो इसका प्लान सक्सेसफुल होगा और भागने वाले को कमजोर समझ नहीं, गलती मत करना क्योंकि इसमें सुकासा और ह्यूगा जैसे लोग भी शामिल हैं। भागते भागते ये दोनों बात करते हैं कि अब बताओ सेंकू, तुम इतना आगे बढ़ गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम मेरे पुराने स्टूडेंट जो हो, तो एक बात बताओ, पूरी इंसानियत को जिसने पत्थर का बनाया, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? क्या बेहुदा पना वाला सवाल है डॉक्टर जेनो, मुझे नहीं पता होगा। चलिए मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि चांद से आने वाली उस वायरसिस वारंट को आपने भी तो सुना ही होगा ना। जेनो पूरी तरीके से शौक हो चुका था कि आखिर चांद से जो रेडियो वेव्स बार बार हमारे पास आ रही थी वो उसके बारे में कैसे पता चला सेंकू को। क्या सेंकू इतना जल्दी इतना सब कुछ बना पाया जबकि उसने तो कभी गन बना ही नहीं पाया था। सेंकू अपने पिता के कुछ मेमोरीज उसको दिखाता है जो उन्होंने इनके लिए छोड़ गया था। तभी ये बंदा उसको सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल होता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है और कहता है, देखो सेंकू, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो लेकिन हाँ, मुझे इस दुनिया पे राज करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम इंसान है, इंसानियत ही हमारी पहचान है। देखो सेंकू, मैं तुम्हारे पिता की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ। हालांकि वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए वो सब किया है जो कि साइंटिस्ट को करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम सब मिलके काम करने वाले हैं। भाई साहब, मुझे नहीं पता क्या हुआ इन दोनों के बीच और क्या नहीं, लेकिन हमने इसकी पुरानी स्टोरी देखी है जिससे हमें इतना तो पता चलता ही है कि ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज्ड है एक दूसरे से। तभी हो सकता है कि इतनी जल्दी इन दोनों में बदलाव आया, ये दोनों इतनी जल्दी एक हो गए और अब इनका मिशन है कि धरती के ऊपर जो नीली रोशनी फैली हुई थी उसका आकार क्या था, वो कैसे आई थी और वो कैसे गए, ये सब इन्हें जानना है। हालांकि क्रोम को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो जितना समझ पा रहा था उतना तो काफी है किसी, और हो सकता है कि इस बार हम सफल भी हो जाए क्योंकि सेंकू से लेकर डॉक्टर जेनो और हमारा साइंस का दीवाना बोले तो क्रोम भी इसमें शामिल है। अब तुम खुद ही सोच कर देखो, अगर तीन साइंटिस्ट अगर एक साथ हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं यार। सेंकू जैसा लॉजिकल इंसान, डॉक्टर जेनो जैसा इमोशनल और इधर क्रोम जैसा इंसान जो साइंस के ऊपर दीवाना है। इधर तो जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था और तभी सुइका उसके लिए खाना लेके आती है। अरे वाह सुइका, तुम मेरे लिए खाना लाई, शुक्रिया यार। वो अपना पसीना पोंछ रहा था तभी उसे आसमान की ओर कुछ दिखता है जहाँ पर लिखा होता है हेल। वो इसको देखकर शौक हो जाता है। तभी वो कुछ सोचता है और उस सोचने से पहले वो सुइका को लेकर वहाँ से तुरंत 1 2 11 हो जाता है और वो दोनों जाकर अपने पूरी साइंस टीम को सारी बातें बताता है कि वहाँ पर क्या है। सभी लोग रात को ही वहाँ पर निकलते उसे देखने के लिए और सुबह का इंतजार करने के बाद सुबह की ओर वहाँ पर निकलते हैं जहाँ पर वो लिखा हुआ था। हम देखते हैं वहाँ पर कुछ पतंगे थे और वहाँ पर रहने वाले कुछ घोंसले बनाए गए थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके अंदर से कुछ निकलता है जो एकदम घिनौना होता है। हालांकि उसका आकार कुछ इंसान टाइप का लग रहा था लेकिन आज चलेगा। और हम देखते हैं वो कोई बूढ़ी औरत है जिसका फेस एकदम मनहूसा, लेकिन अब मुझे याद आया कि वो बूढ़ी औरत नहीं बल्कि वो सेम बीमारी थी सुइका को, जो कि कम दिखाई देने की वजह से सुइका का भी फेस सेम टू सेम बन जाता था और सुइका ने प्रूव भी किया। वो दोनों एक दूसरे को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जोरों शोर से गले मिलते हैं रोते हुए। लेकिन अफसोस की बात, अरे पहले तो इसके लिए भी आईना बनाओ। कसैकी दादाजी उस लड़की के लिए भी एक आईना बनाते। हालांकि वो बूढ़ी नहीं बढ़कर लड़की थी। देखो कितनी जवान दिख रही है चश्मा पहनने के बाद। हाँ यही है वो लड़की। वो लड़की देखने की शक्ति मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी जेनो उसे सवाल करता है, वो ढेर सारी सवाल करता है। जवाब देने से पहले वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डॉक्टर जेनो हो। मैं पुराने टाइम में यानी हजारों साल पहले मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। यार बात समझो। अरे माफ करना, मैं तुम लोगों को चौंका दिया। मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं। देखो मैं पुराने टाइम में एक मीडिया रिपोर्टर थी जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। मैं एक बार एक नासा के पार्टी में भी गई थी जहाँ पर हमने डॉक्टर जेनो को देखा था। वो एकदम हैंडसम दिख रहे थे उस टाइम पे। ओ तो अब समझे सेंकू, ये वही है जिसने उन चिड़ियों को पत्थर बने की मीडिया वालों पर पोस्ट की थी, यानी कि वो वीडियो इसी ने शेयर की। और ये वही लड़की है जो सबके साथ बैठकर बेंच के ऊपर खाना खा रही थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जब जगी थी तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से, इसलिए मैंने एक टोपा बनाया जो मेरे लिए कपड़े का भी काम करेगा और साफ साफ दिखाई देने का भी। हालांकि मैं उतना भी खास नहीं देख पाती थी क्योंकि नॉर्थ की ओर जाना था तो मैं साउथ की ओर निकल जाती थी। समंदर में भटकने के बाद एक ऐसी इंसान समंदर में ही भटक जाती थी जो कि पूरी दुनिया का मैप जानती थी। इसकी ये सारी स्टोरी सुनकर तो ये सब हंसने लगते हैं। तभी सेंकू कहता है, वाह इम्प्रेसिव, मतलब तुम मेरे काम आ सकती हो। चलो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी
कि मैं आप सबके पूरी तरह से काम आऊँ। तो चलिए मैं अब आप सभी को लेकर चलती हूँ अपने अगले मिशन की ओर, जो आप होतेंगे वहीं पर। हम अपने अगले मिशन की ओर निकलते हैं, तभी हमारा इंडिकेटर चलता है, यानी कि वो सिग्नल जो हमें दुश्मन की ओर से दिखाया जाता है। हमारा दुश्मन भी हमारे सेंकू का यानी कि सबका पीछा कर रहा था, क्योंकि डॉक्टर जेनो को इन लोगों ने किडनैप जो किया था। सीधा सीधा बताओ तो पीछे जो बड़ा सा जहाज दिख रहा है वो है दुश्मन का जहाज, और हमारे आगे है सेंकू, जेनो, सभी लोग, जिसको वो लोग पकड़ पा रहा है क्योंकि उसकी जहाज के इंटरनेट से जो रेडियो वेव्स निकल रही है वो चारों तरफ सिग्नल्स भेज रही है। तभी हमारी टीम की नई खरबूजा मेंबर एक इलाज करती है, वो बड़ा सा चादर लेके आती है। और अफसोस की बात है कि चादर लाने के बाद से हमारा सिग्नल पूरी तरीके से स्पीड हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम उसके पास है ही नहीं, हम बहुत स्पीड जा रहे हैं। हालांकि दुश्मन का जहाज हमारे जहाज से काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी हम अपने दुश्मन के जहाज को चकना देने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर ये सब हो कैसे रहा है, दुश्मन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि आखिर उस बड़े से चादर को जहाज के आगे लगा दिया गया था। जैसे पैराशूट में हवा भरने से वो धीरे धीरे नीचे उतारते, वैसे ही जैसे हवा चल रही थी वैसे इस चादर को आगे की ओर धक्का देते हुए छोटे से जहाज को बड़े से चादर की मदद से आगे की ओर खींच रही थी। इधर जेनो अपने टीममेट्स को बता के गया था तुम लोगों को लड़ाई नहीं करना है, तुम सभी को मिलजुल के काम करना है। और सेंकू भी अपने टीम लीडर चुन के गई थी कि कोई एक होगा जो पूरी टीम को लीड करेगा, और वो सारी चीजें बता कर गया था कि कोई भी झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। वैसे सामने वाला बंदा काफी ज्यादा खुश है क्योंकि झगड़ा और लड़ाई दोनों टल चुकी है। तो क्या कहते हो, हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, करे क्या। इधर सेंकू अपनी पूरी टीम के साथ जा रहा था खोज करने पत्थर बनाने वाली बीम की, जिस पत्थर बनाने वाली बीम ने आज से ठीक 3700 साल पहले पूरी दुनिया को पत्थर का बना दिया था। उसके साथ उसकी पूरी टोली थी। वो आगे की ओर निकलते, रात हो चुकी थी, सॉरी सनसाइड का टाइम था। तभी सुइका को एक चीज दिखाई देती है जो पानी के अंदर चमक रही थी। वो उसे देखती है तो वो देख पाती है कि वो तो एक पत्थर बनाने वाली बीम है। डॉक्टर जेनो और मेंटलिस्ट दोनों शौक हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि सेंकू को एक चीज दिखाई देती है जो कि है पत्थर बनाने वाले बीम का एक पहाड़। अब जाके हमें समझ में आया कि आखिर पूरी दुनिया पत्थर बनाने वाले बीम से परेशान क्यों है, क्योंकि इस दुनिया में कुल एक पत्थर बनाने वाले बीम नहीं बल्कि अनेकों है। जो पिछली बार आई थी, जो रोशनी आई थी, वो कोई पत्थर बनाने वाली बीम की रोशनी नहीं बल्कि खुद पत्थर बनाने वाली बीम थी, जो आज ठीक 3700 साल पहले पूरी दुनिया पर आई थी और पूरी दुनिया को पत्थर का बनाकर चुपचाप से पतली गली से निकल गई। सेंकू कहता है जितने हो सके उतने सारे बीम्स इकट्ठा कर लो, अब मजा आएगा। सुकासा और सुइका मिलकर ढेर सारी बीम्स को इकट्ठा कर लेती है और उसे तोड़ने के बाद पता चलता है कि इसमें से एक भी बीम्स अच्छी नहीं है, बोले तो ठीक नहीं है, सब एक्सपायर है। सेंकू देखता है कि इसमें से कुछ की बैटरीज गई है तो कुछ जंग लग गई है, और उधर हमारा दुश्मन हमारा पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और उनसे बचने के लिए सेंकू की पूरी टीम पूरी मेहनत और जी जान लगाकर दहाड़ बना रही है। और सेंकू उन बीम्स में से ढेर सारे बीम्स को इकट्ठा कर एक जगह पे सेव कर रही थी। ये वाला जहाज पिछले वाले जहाज से थोड़ा छोटा और काफी ज्यादा मजबूत बनने वाला है, और ये वाला जहाज थोड़ा सा नुकीला टाइप का होगा जो हमारे दुश्मन के जहाज से निकले रेडियो वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो उसमें छुप जाएगा और वो रेडियो वेव्स जहाज के उस पार चली जाएगी, आर पार, क्योंकि हमारे जहाज का आगे वाला पार्ट नुकीला होने वाला है। और अगर हमारे जहाज का आगे वाला पार्ट नुकीला की जगह चौड़ा या फिर लंबा हुआ तो वो रेडियो वेव्स टकरा कर वापस रिटर्न दुश्मन के जहाज के पास जाएगी और उन्हें सिग्नल देगी। और ये रडार्स ऐसे ही काम करते हैं। तभी हमारा एक बंदा दिखता है, क्यों ना एक बार इसको रेडियो वेव्स के सामने रखकर चेक किया जाए। वो देखता है तो रेडियो वेव्स की सिग्नल टूट जाती है। रेडियो वेव्स इसके सिग्नल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता क्योंकि इसके ऊपर हीरा लगे थे। तभी सेंको और जेनो को पूरी बात समझ में आती है और वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना इसी को पूरे जहाज के ऊपर चिपका दिया जाए, क्योंकि हीरे को काटने के लिए हीरे की जरूरत होती है। वैसे ही रेडियो वेव्स एक ठोस वेव्स है और उसको हटाने के लिए मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए उसने अपने पूरे जहाज के ऊपर ही उन बीम्स को बिछा लिया था, बोले तो चिपका दिया था। और अब सेंको और जेनो आपस में बैठकर कुछ बातें करने जा रहे थे, जहाँ पर हम देख पाते कि पत्थर बनाने वाले बीम के हर एक पार्ट को अलग अलग करके देखा जा रहा है। सेंको उसको माइक्रो ग्लासेस की मदद से देखता है और जेनो उसके अंदर का एक हीरा निकाल के बताता है इसके अंदर तो हीरे लगे हैं, क्या यही उसकी बैटरी का काम करती है। वो ढेर सारे बीम्स के हीरो को निकालकर बोले तो बैटरीज को निकालकर आगे की ओर रखता है। और अब जेनो को सारी बातें समझ में आ रही थी कि आखिर ये काम कैसे करता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके बीच सेंटर के अंदर है हीरे, जिसको देख के ही पता चलता है कि जिस सेंटर में है उस हिसाब से बैटरी का ही काम करता है। और अब हमारी फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए हम लोग निकलते हैं एक महल बनाने के लिए। ताइजू इसमें फुल जोश में था और एक टावर बनाया जाता है जहाँ पर घर बनाया जाता है वहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि वहीं पर तो हमारा सारा काम होगा, वहीं पर हमारा मिशन कंप्लीट होने वाला है। और इधर हमारा दुश्मन हमारी ओर पूरी तेजी से बढ़ रहा है और हमारा दुश्मन जितना पावरफुल है उससे ज्यादा हमारी टीम कमजोर है। और क्योंकि हमारा सुकासा और हमारा ह्यूगा दोनों ही कमजोर है। सुकासा को गोली लगी थी कांधे पे और यहाँ तक के बेचारा ह्यूगा जो उसके आगे आगे पेला गया था। तभी सुकासा बोलता है ह्यूगा क्या तुम सही हो, होना पड़ेगा क्योंकि ये जंग आखिरी जंग होने वाली है, इसमें या तो हम सब जाएंगे या फिर सामने वाली जाएगी। और अब उन सारे बीम्स को निकालकर हमारे महल के चारों तरफ फेंक दिया जाता है, हर एक जगह पे लगा दिया जाता है। तभी गेनो पूछता है क्यों कर रहे हो क्रोम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ह्यूगा आके सब कुछ बताता है दरअसल ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला करे तो हम एक झटके में उन सभी को पत्थर की मूर्ति बना दे, क्योंकि जहाँ जहाँ पत्थर बनाने वाले बीम है वहाँ पर माइक भी लगाई गई है। हम सब एक बार बोलेंगे और सारे के सारे माइक के पास आवाज जाएगी और सभी के लोग पत्थर के बन जाएंगे। और अब एक आखिरी काम करना था, उसको चालू करने का तरीका ढूंढना था जिसमें कसैकी दादाजी उसका साथ देने वाले हैं। बोले
तो वही ये काम करने वाले हैं। लेकिन इस बीम को इतनी बारीकी से बनाया गया था कि वो तीनों में से एक भी इसको ढंग से खोल नहीं पाते हैं और गलती से कई सारे बीम्स तो टूट भी जाती है। लेकिन कसैकी दादाजी पूरे अपने काम में मगन और लगन लगाकर पूरी मेहनत से धीरे धीरे कर रहे थे, क्योंकि इस काम को करने वाला उसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं बचा था, क्योंकि वो पुराने कारीगर जो है। तभी ताजू कहता है, सिंकू हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम अगर मुझे एक बीम दे दो तो मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और वो पत्थर बनाने वाले बीम से पास से जाऊंगा और बनाकर चलाऊंगा उन लोगों को पत्थर की मूर्ति। तभी गेनो कहता है, अरे ताजू सुनो, अगर तुम उसके पास जाओगे जब तक तुम मारे नहीं जाओगे। उन लोगों का साइंस हमसे ज्यादा ताकतवर है, उनके पास गन और तोप्स है। तभी हमारे क्रोम के अंदर एक डेंजरस आइडिया आता है और सेंकू कहता है, क्रोम मुझे पता है तुम कुछ सोच रहे हो, अगर कोई आइडिया आ रहा है तो तुरंत बताओ। सुने सेंकू, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए और हमारे पास एक अगर ढंग की पत्थर बीम हो तो हम उनसे सबसे निपट सकते हैं, जो कि कसैकी दादाजी बना रहे हैं। और जब ये पत्थर बनाने वाली बीम एक्टिव होती है तो हम अपने टीम के किसी एक मेंबर को सारे मेडिकल लिक्विड्स को लेकर भेज देंगे कहीं साइड में, जहाँ तक पत्थर बनाने वाले बीम की रोशनी ना पहुंचे। और सबके मूर्ति बनने के बाद वो आएगा और एक एक को जगा देगा और उसके बाद हमसे फिर से जग जाएंगे। ऐसा करना सही होगा। अरे वाह क्रोम, तुम्हारी सोच तो लाजवाब है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया और अब हम यही वाले करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूरे किले के चारों तरफ एक से बढ़ के एक माइके लगाई गई है और हमारे कसैकी दादाजी पत्थर बनाने वाले बीम को सही कर रहे हैं। सेंकू, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं कर पाऊंगा। देखो मैंने ढेर सारे बीम्स के अंदर से ये हीरे भी निकाल लिए हैं और ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सा अगर टच करने पर यानी इस पे थोड़ा सा जोर डालो तो ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। सेंकू और जेनो समझ गया था कि ये इसका बीच का पॉइंट है, उसे जोर आ गया है, तभी ये एक साथ मिलकर बैटरी का काम करती है। और इधर हमारा दुश्मन हमारी आइलैंड की ओर बढ़ रहा था और वो लोग हमारे आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। तभी हम देख पाते हैं क्रोम का आइडिया लेने के बाद सुइका को और सेफ को दोनों को एक साइड कर दिया गया था। इन्हीं को वो मिशन दिया गया था कि सबके पत्थर का बनने के बाद यही है जो सबको जगाएगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसके पीछे से मकड़ी आती है जो उनके अंदर से निकले हुए भाप को देखकर पीछे की ओर वापस मुड़ जाती है। क्योंकि हम सब जंगल के बीच रह रहे, इसलिए सेंकू ने केमिकल बना के सबको दिया था कि वो सब अपने पीठ पे लगा लिया, फिर अपने हाथों पे, और यही वो केमिकल का गंध है जिसको देखकर वो भाग जाती है। लेकिन वो वहां से भागकर सीधा निकलती है एक हमारे दुश्मन के ऊपर और उसके गर्दन पर जाकर काट लेती है और वो जमीन पे गिर जाती है। हालांकि सेंकू ने इस कीड़े की दवाई भी दी थी कि अगर कोई कीड़ा हमें काट ले तो हमें क्या करना चाहिए। सुइका बिना कुछ सोचे समझे वो दवाई को लेकर निकलती है उस दुश्मन की ओर और जाकर उसके गले पर वो दवाई रखती है और यहाँ से उसका ब्लड रिलेशन शुरू हो जाता है और वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी हम देख पाते हैं कि हमारे गिंडो को और सामीराव को दोनों को बंदी बना लिया गया था। इतने में हमारी सेफ देखती है कि सुइका को चारों तरफ से उनके दुश्मनों ने घेर लिया है और सेफ अपनी चालाकी से कहते हैं, ये हमारी दोस्त है, मैं दरअसल एक डॉक्टर हूँ। हम सब इधर से गुजर ही रहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा तो मैंने उसे ठीक कर दिया, अब तुम्हें हमें जाने देना चाहिए, मैंने तुम्हारी मदद की है। लेकिन इस बंदे को बेवकूफ बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो दोनों को बंदी बना लेते और बंदी बना के आगे की ओर लेके जाते हैं। तभी हमारा मेंटलिस्ट पहुंचता है सेंकू के पास, वो उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उन दोनों को बंदी बना लिया गया है। उसकी ये बात सुनकर सीधा निकलती है रूरी उसको बचाने के लिए। तभी उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो सीधा निकलते हैं हमारे अड्डे की ओर, बोले तो हमारे महल की ओर या फिर हमारे घर की ओर। रूरी दुश्मनों के पास पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि उसके जो भी दुश्मन है वो सभी के सभी चारों तरफ देख के चल रहे, उनकी नजर हर तरफ है एक सिपाही की तरह, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे ह्यूगा और सुकासा दोनों पहुंच चुके थे। सुकासा कहता है, रूरी तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमारा दुश्मन बहुत चौकन्ना है और उसकी नजर हमारे चारों तरफ से है, अगर हमने थोड़ी सी भी हलचल की तो उन लोगों को पता चल जाएगा। तभी ये सब देखते हुए ह्यूगा कहता है वो सब अपने मालिक से कांटेक्ट है, क्योंकि उसके पास वो है वो बॉक्स जिससे वो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और पता करते हैं कौन क्या कर रहा है, बातें करते हैं। सुकासा कहता हाँ बिल्कुल सही, हमें सबसे पहले उसे ही तोड़ना होगा, हमें उनका कनेक्शन तोड़ना होगा ताकि वो बात ना कर पाए और अपनी प्लानिंग ठीक से ना कर पाए, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे को सिग्नल देते रहेंगे तब तक हम उसे तोड़कर निकल जाएंगे। तभी हम देख पाते हैं कि उस लड़की पहलवान की हमारे ऊपर पूरी तरह से नजर पड़ती है और इधर ह्यूगा और सुकासा पूरी तरह से रेडी हो चुका था लड़ने के लिए और रूडी भी। वो तीनों फाइट के लिए कूद पड़ते हैं, पूरी तरह से जंग शुरू हो चुकी थी। बोले तो यही तो जंग की शुरुआत थी। वो तीनों भी अपनी दुश्मन वाली स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हैं, चारों तरफ वो लोग भी देख रहे हैं और हम देख पाते हैं कि ये तीनों की फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल की हो चुकी थी। रूडी मौका देख के निकल जाती है क्योंकि उसे वो सिग्नल देने वाले रेडियो को तोड़ना था। तभी हम देख पाते ये मोटी भैंस उसके ऊपर पैर गिरा रही थी, लेकिन अफसोस की बात है कि सुकासा उसे पीछे से जाके बचाता है। तभी रूडी कहती है तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए, मुझे चुपचाप जाने दो। अरे बेवकूफ जल्दी जाओ, मैं इसे रोक के रखता हूँ, निकलो तुम यहाँ से। और अब उस लड़की से फाइट करने वाला था हमारा सुकासा। उन दोनों में फाइट शुरू होती है। वो एक लड़की है यही सोचकर सुकासा उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था बल्कि उसे हमले को रोक रहा था, लेकिन वो लड़की कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। तभी सुकासा का एक किक और उसके बाद वो बैं वो लड़की एक ही पंच में ढेर हो जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि रूडी को बचाने के चक्कर में इधर ह्यूगा को गोली लग गई थी और ह्यूगा जमीन पे गिर रहा था, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। ये सब देख के रूडी बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन कंट्रोल करके आगे की ओर बढ़ती है। हालांकि रूडी के अंदर इमोशन बहुत ज्यादा, फिर भी वो कंट्रोल करती है और आगे की ओर जाकर अपने दुश्मन के पीछे से वो उसके सिग्नल देने वाले डिटेक्टर को तोड़ देती है। और अब हमारे तीनों सोल्जर, तीनों डेंजरस खिलाड़ी जो के है बेहोश। जैसे ये बात कसैकी दादाजी और क्रोम को पता चलता है, कसैकी दादाजी बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि ये तीनों कोई हमारे मेंबर्स नहीं बल्कि हमारे तुरुक के इक्के थे और इन्हीं तीनों की बदौलत हम सब तो लड़ रहे थे। तभी हमारा दुश्मन उसके टीममेट्स को ऑर्डर देता है और कहता है चुपचाप तुम सभी लोग मेरे पीछे और आगे बढ़ो। सेंकू भी ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी था। तभी वो कहती है एक लड़की से, सुनो क्रोम और सेफ को बंदी बना लिया गया है और अब उसका काम तुम करोगी। वो उसको और उसके
के साथ एक लड़की को भेज देते हैं जो कि चश्मिश होती है खरबूजा वाली। वो आगे की ओर दोनों जाती है बातचीत करते हुए, और इन लोगों का भी वही मिशन था जो उन लोगों को सौंपा गया था। दरअसल ये सब झूठ है क्योंकि सेंकू चाहता था कि ये लोग दूर चले जाए क्योंकि इन्हें लड़ना नहीं था। ये बात इस लड़की को पता चल चुकी थी, ये समझ चुकी थी और ये समझ कर रोने लगी थी। तभी हम देख पाते हैं कि हमारे तेज कान वाले भाई भी अपसेट है, लेकिन उन्हें एक चीज सुनाई देती है कि हमारे दुश्मन हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये दोनों भी पूरी तरह समझ चुकी थी कि अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला है, और यही वो वजह है कि उन लोगों ने हमें दूर कर दिया था क्योंकि हमें लड़ना नहीं आता और सेंकू कभी नहीं चाहेगा कि हम सब मर जाएं। और ये बात इस लड़की को समझ में आती होती है, भागती है अपने घर की ओर। हम देख पाते हैं कि उधर तो गोलियां बरसाई जा रही थी, हमारे किले के ऊपर हमला हो चुका था, हमारे दुश्मन हमारे ऊपर भारी पड़ रहे थे, बम बरसाए जा रही थी। ताजू कहता है सभी लोग संभल के रहना, दुश्मन हमारे करीब है और वो हम पे हमला कर रहा है। उसकी ओर एक बम आता है और वो बम को उठाकर आसमान की ओर फेंक देता है और वो बम आसमान में ही फट जाता है। इधर कसैकी दादाजी और क्रोम अब भी उस बीम को ठीक नहीं कर पा रहे थे और हमारा दुश्मन और हमारे घर के अंदर घुस रहा था। ताइजू वहाँ से चुपचाप निकलता है क्योंकि उसके ऊपर अभी हमले हो रहे थे। तभी एक बम आकर गिरता है उसके पैर के पास और वो बम फटता है और वो बम के साथ साथ ताइजू भी फट जाता है। गेनो उसको बहुत ही ज्यादा जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस कि वो बेहोश हो चुका था। वैसे सच को तो ये सब के पीछे जेनो का यहाँ था, लेकिन जेनो भी नाराज था ये सब देख के। सेंको इधर अकेला खड़ा था, पूरी इंसानियत खतरे में थी क्योंकि सेंको ने इन सभी को अपने ऊपर बलबूते पर जगाया था। लेकिन हमारा कैप्टन पूरी निडर से खड़ा रहा, उसके ऊपर बम आता है और ये सेंको देखकर उसको बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन हम देख पाते बम से पहले उसे बंदूक की गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया जाता है। भाई अगर कभी मैं बनूंगा तो इसी की तरह बनूंगा। यहाँ पर सेंकू भी उसको बचा नहीं पाता क्योंकि सेंकू को भी चोट लगी थी और ये दोनों अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख पा रहे थे। ये लड़की रोने लगती है और इधर गेनो जो जमीन पर हारा हुआ बैठा हुआ था वो सोचता है कि क्यों ना मैं सरेंडर कर दूं। वो अपना कपड़ा फाड़ता है और उस कपड़े को फाड़कर आसमान की ओर दिखाता है, लेकिन हमारा दुश्मन सुनने को तैयार नहीं था। वो गोलियों से उसे भी छल्ली कर देता है। चारों तरफ आग लगी हुई थी। सेंकू उदास था और हमारा कोसैकी दादाजी अपने काम कर रहे थे। तभी हमारा क्रोम कहता है क्यों हम सब हार रहे हैं? नहीं, हम नहीं हार सकते। मेरे पास सिग्नल आ रहा है, मेरा माइक बज रहा है, वो सिग्नल भेज रहा है। लगता है उसने अपना काम पूरा कर लिया। सुगा जैसे कि मैंने बताया था कि कोसैकी दादाजी के साथ एक और बंदा है जो ये काम कर रहा है और वो छुप के कर रहा है। वो अपना काम पूरा कर चुका था। वो पूरा करने के बाद जाम पी रहा था। जाम को बोतल में डालता है और उसी के अंदर वो रहता है बीम, और वो अपनी जीत का शराब किसी के साथ नहीं अकेले पीना चाहता है अपनी जीत के। क्रोम के बताने के बाद ये सब सेंकू बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसके साथ कोसैकी दादाजी भी। इधर किन्नोक और सामुराई को कंट्रोल कर लिया गया था और हमारी शेफ उन लोगों को सिग्नल भेज रही थी। तभी जेनो की टीम का एक बंदा आता है और वो उस ग्लास को तोड़ देता है और वो उस बीम को अपने हाथ में ले लेता है और उन सभी के ऊपर बंदूकें तानकर उन सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है। और वो बोलते वाह क्या बात है, तुमने ये काम बड़ी आसानी से कर ली। वो उस बीम को छुपाने के लिए आगे की ओर निकलते अपने हाथ में लेके एक ऐसी जगह पे जो तिजोरी एकदम नेक्स्ट लेवल की है। वो उस बीम को एक तिजोरी में डाल देता है। तभी गेनो सेंकू कहता है सेंकू हम सब हार रहे हैं। उसने मेरे हरे झंडे का इशारा भी नहीं दिया। मैं सरेंडर करना चाहता था लेकिन वो लोग नहीं माने। यहाँ तक कि उसने हर एक को मार दिया, मेरे सरेंडर को भी आविष्कार नहीं किया। क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम हार क्यों रहे हैं? शायद इसलिए कि हमारे पास गंत नहीं, शायद इसलिए कि हम सब ताकतवर नहीं है। गेनो पूरी तरह से उदास हो चुका था। तभी हमारा क्रोम कहता है नहीं, हम सब हार नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा सबसे मजबूत प्यादा अब भी बचा हुआ है। भूलो मत कि जिन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है उसमें सबके सब पागल बड़े पड़े हैं और वो पागल जागते हैं और सभी लोग एक करके जागते हैं और एक साथ सामने वालों पर हमला करते हैं और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आखिर उन सब का बदला कौन चुकाएगा जो हमने झेला है? हमारे टीममेट्स मारे गए। ये मोटा टकला अपने तिजोरी की हिफाजत कर रहा था क्योंकि उसी में थी पत्थर बनाने वाली बीम, लेकिन तभी उसका सारे टीममेट्स एक एक करके सबको मार देते हैं, गोली से छल्ली छल्ली कर देते हैं। लेकिन वो लोग कहाँ मारने वाले थे? मरेंगे तो मरेंगे लेकिन मार के रहेंगे, हम जीतेंगे। और किरिसा में जिसको ह्यूगा ने अपना भाला चलाना सिखाया था वो उसके स्टाइल में घुमाता है अपने भाला को और उसके ऊपर हमला करता है और हमले के दरबार उस टकले मोटे की चाबी हवा में उछल जाती है और ये उस तिजोरी की चाबी है जिसमें बीम रखी है। जिम्नास्टिक लड़की आती है और उस चाबी को पकड़ती है, लेकिन उसे भी गोली से मार दिया जाता है उसी वक्त। बताओ यार, एक एक करके हमारे सारे टीममेट्स मारे गए। इतिहास में ऐसी लड़ाई पहली बार देखने को मिल रही थी जहाँ पर एक दूसरे की जान ली जा रही थी। केवल 30 सेकंड के अंदर में हमारी सारी टीम मर चुकी थी, सब लोग ढेर हो चुके थे। तभी हम देख पाते हैं जिसने उसको बनाया था वो लड़का आगे की ओर बढ़ता है उसे झपटने के लिए, और जैसे वो तिजोरी के अंदर हाथ डाल के उस बीम को पकड़ता है वो उसका दरवाजा बंद कर देता है। उसका हाथ पूरी तरह से कचम्बर हो चुका था। तभी वो लड़का कहता है मैं अपनी जीत का जाम अपने जीत के साथ पीता हूँ। तुमने मुझसे मेरी जान छीनी और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे उस भीम को ठीक करने में पूरे 15 दिन का समय लगा था। वो 15 दिन कौन लौटाएगा? और 15 दिन में सुकून से नहीं रहा, मैं सोया नहीं, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? और मैं सुकून से जाम पी रहा था, तुमने उसे भी नहीं पीने दिया। बातें बड़ी 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 करते हो यार। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, टिक टिक की आवाज। जो उसके अंदर हाथ था उसमें उसका घड़ी था और यकीन मानो वो घड़ी कोई नॉर्मल घड़ी नहीं थी। उसकी टिक टिक की आवाज सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है तुम भूल तो नहीं गए जो आसमान यानी चांद से आ रही उस आवाज को जो पूरी धरती को पत्थर का बनाना चाहती है?
और मेरी घड़ी हर उस रेडियो वेव्स को सुन सकती है जो इस धरती के लिए भेजी जाएगी। और अब मेरे जो सारे टीममेट्स अधमरे हैं, मरे हुए हैं, वो सब के सब ठीक होंगे। चांद के ऊपर से जो वाई मैन ने मैसेज भेजा था वो मैसेज पूरी दुनिया सुन रही है क्योंकि सभी लोग पत्थर के बनने वाले थे। सेंकू डिसाइड करता है कि पिछली बार हम एक आइलैंड पर गए थे जहाँ पर वो टकला हमें मिला था, बोले तो मास्क वाला। वहाँ पर हमने जो एक कतार में एक इकट्ठा करके एक टुकड़ी बनाई थी, वो अगर स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो इस बार हम सब मारे जाएंगे। अगर मैं समय रहता है इसको ऊपर उछाल दूं पत्थर का बनने के बाद, जब ये मेरे ऊपर गिरे तो हम सब ठीक हो सकते हैं। तभी सेंक्यू के ऊपर हमला होता है। उसके हाथ में रखे मेडिकल लिक्विड के साथ साथ उसके दिल के अंदर गोली लग चुकी थी। वो जमीन पे गिरता है और हमारी शेफ देखती है कि पूरा आसमान नीला पड़ रहा था। हमारे दुश्मनों को भी दिखाई दे रहा था क्योंकि वो पत्थर बनने वाले बीम जाग चुकी थी। तभी हमारा एक टीम मेंबर सेफ के हाथ के और रस्सी के ऊपर तीर चला के उसे खोल देता है और वो लड़की सबको खोलती है जाकर, जिसमें हमारा सामुराई होता है और वो एक एक को करके लपेट देता है। और हम देख पाते उस झोले के अंदर ढेर सारे मेडिकल लिक्विड भरे पड़े हैं। तभी जेनो कहता है ये मेडिकल लिक्विड का झोला मुझे दे दो। इतना बोलते ही सुइका के ऊपर हमला किया जाता है। सुइका को मार दिया जाता है और वहाँ पर खड़े सभी को भी, क्योंकि जेनो का दाहिना हाथ वहाँ पर पहुंच चुका था। और वो कहता है बड़ी देर लगा दी तुमने, माफ करना डॉक्टर जेनो, मुझे आने में थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन कोई ना, हम आ चुके हैं। लोगों का पत्थर का बनना शुरू हो चुका था। सुइका घायल थे लेकिन फिर भी वो अपने हेलमेट लगाती है अपने सर के ऊपर और वो एक मेडिकल लिक्विड के झोले को लेकर अपने किले की ओर भागती है और वो सभी लोग उसे देख रहे हैं। यहाँ तक कि उस छोटी सी बच्ची के ऊपर गोलियां भी चलाई जा रही थी। सब फूट जाते हैं लेकिन एक मेडिकल लिक्विड का डब्बा जो किरणो पकड़ लेता है और गेनो को देता है। गेनो उसे उस टावर के सबसे ऊंचे जगह पे रख देता है। सबके जगने के बाद वहाँ पर जो कोई भी होगा आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद या फिर 1000 साल बाद, वो जिसके ऊपर भी गिरेगा वो जगेगा और वही इस इंसानियत को फिर से शुरू करेगा। अब इंसानियत की उम्मीद उसके हाथों में है। तभी सेंकू एक दिमाग लगाता है। वो देखता है कि सुइका उसके बगल में ही खड़ी है। वो सुइका को बोलता है सुइका तुम एक काम करो, तुम वहाँ पर चले जाओ और सेफ रहो और कोशिश करना कि तुम उस मेडिकल लिक्विड के ठीक नीचे रहो ताकि जिस दिन वो मेडिकल लिक्विड गिरे वो तुम्हारे ऊपर गिरे, क्योंकि तुम ही सिर्फ हो जो वहां तक चल के जा सकती हो। सुइका मुस्कुराते हुए समझ जाते हैं कि अब जो भी करना है मुझे ही करना। वो दौड़ती हुई निकलती है उस जगह की ओर। हालांकि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे इसलिए वहां पर जाकर गिर जाती है और अपने हाथ को उस मेडिकल लिक्विड की ओर बढ़ा देती है ताकि जब भी गिरे वो मेरे हाथ पर ही गिरे, क्योंकि एक न एक दिन वो मेडिकल लिक्विड जिस डंडे पर रखा है वो डंडा टूटेगा और वो जिसके ऊपर गिरेगा वही इस इंसानियत का भविष्य लिखेगा। क्योंकि पूरी इंसानियत अब पत्थर बन रही थी। डॉक्टर जेनो भी पत्थर बनने के लिए रेडी था। उसके टीममेट सेंकू वेंकू सब बन चुके थे पत्थर के और देखते देखते पूरी धरती पर वो हरी रोशनी जा रही थी। और 80% पानी होने की वजह से हमारे ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन शायद अब उसे नीले ग्रह की जगह ग्रीन ग्रह कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।